हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज गंगापुर सिटी में की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान बीए पाठ द्वितीय वर्ष मूल अधिकारों का अध्ययन कर रहे हैं और इस विषय में राजनीति विज्ञान में द्वितीय वर्ष में जो आपका संविधान भाग है उस पेपर में विशेष तौर से संविधान का अध्ययन राजनीति विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में करना आवश्यक होता है और उसी संदर्भ में भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार वर्णित किए गए हैं उनका संक्षिप्त परिचय आज मैं आपको दे रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले हमको देखना है कि संविधान क्या है। तो ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू होता है और इसी दिन गणतंत्र हमारा जो राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति है वो गणतंत्र दिवस की शपथ लेता है। और जो संविधान वैसे तो 26 नवंबर 1949 में ही प्रारंभ कर दिया था, हालांकि वो संक्षिप्त रूप में किया था। जिस संविधान को निर्माण करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, जिसमें 395 अनुच्छेद, ध्यान दीजिए, 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 वरिष्ठ थे। ऐसे संविधान में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। व्यवहारिक रूप में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी बातों को उसमें सम्मिलित किया गया है। और उसी संविधान के भाग 3 में, ध्यान देना, उसी संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार संकलित किए गए हैं। क्या है? मूल अधिकार संकलित किए गए हैं। अच्छा, ये बात है कि जो मूल अधिकार है हमारे, उस संदर्भ में न्यायाधीश सबको हुए थे। उनका कथन क्या है कि संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। तो ध्यान दीजिए, इस परिभाषा को हमें विशेष तौर से या उनके कथन को विशेष तौर से याद रखना है। संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना है। सुरक्षा प्रदान करना था। ध्यान दीजिए, ये किसका कथन है? जो भारत के न्यायाधीश हुए सबको, उनका कथन है कि संविधान में मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सुरक्षा प्रदान करना था। तो ध्यान दीजिए कि ये बात वास्तव में सही है कि यदि भारतीय संविधान में मूल अधिकार नहीं है तो संविधान कितना भी अच्छा बना लो,
कितना भी उसके अंदर अच्छाई मान लो, उनका कोई औचित्य नहीं, उनका कोई औचित्य नहीं। अच्छा, अब इस संदर्भ में हमको थोड़ा सा ये देखना है कि महत्व क्या है। मूल अधिकारों का महत्व देखेंगे कि मूल जो अधिकार है उनका महत्व क्या है या उनकी आवश्यकता क्या है। तो देखिए कि सबसे बड़ी जो मूल अधिकारों का महत्व है या उनकी आवश्यकता है या उनकी जो विशेषता है, कुछ भी हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन क्यों आवश्यक है उनका सीधा अर्थ है कि हमको मूल अधिकार क्यों चाहिए। तो उनका सबसे पहली विशेषता ये आती है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। मूल अधिकार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। जो मूल अधिकार है ये कितने हैं, किस किस प्रकार से है, किस क्षेत्र में है, ये बात की बात है, लेकिन इनसे हमको मिलता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, ये सबसे पहला विषय है। ये पहला विषय है और ये पहला बिंदु क्या है हमारा कि ये प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। हो सकता है किसी वर्ग हो, किसी जाति हो, क्षेत्र हो, हालांकि भारत में कुछ जातियां ज्यादा ही हो रही है और इतनी जातियां बढ़ रही है, इतनी जातियां संगठन बढ़ रही है कि ये देश को तोड़ देंगे एक दिन। लेकिन हर वर्ग को, हर समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरी विशेषता है या दूसरा महत्व इसका क्या है? तो क्या है? शासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है। शासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाता है। क्योंकि शासन जो होता है वो कितना ही जन कल्याणकारी हो, लेकिन वो एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वो अपना हित ज्यादा देखने लग जाता है। लेकिन उद्देश्य जनता के हित के लिए किया गया हो, लेकिन कई बार शासन जनता का हित करते करते वो बहुमत को अधिक देखने लग जाता है, कम लोगों के लाभ को, कम लोगों के फायदों को नगण्य करने लग जाता है। ऐसी स्थिति में मूल अधिकारी होते हैं जो जनता को उसके अधिकार दिलाते हैं। तो शासन की जो निरंकुशता है उस पर अंकुश लगाता है क्या? मूल अधिकार। अच्छा, तीसरी अगर इसकी विशेषता है तो सुरक्षा की गारंटी है या न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है। कि जो मूल अधिकार होते हैं वो व्यक्ति को क्या करते हैं? न्यायिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं न्यायिक सुरक्षा? कि ये प्रावधान की गई है समानता, जैसे भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता है, मानवता का अधिकार है। तो ये क्या है? इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है राज्य की ओर से, शासन की ओर से, इनका दमन किया जाता है, तो वो मूल अधिकारी है जिनके माध्यम से व्यक्ति को न्यायिक रूप से सुरक्षा प्रदान होती है। अच्छा, शासन कई प्रकार के होते हैं, राजतंत्रात्मक होते हैं, खुली तंत्रात्मक होते हैं, लोकतंत्रात्मक होता है, शासन अलग प्रकार से। लेकिन उनमें सबसे श्रेष्ठ लोकतंत्र को माना गया है। किसको माना गया है? लोकतंत्र को माना गया है। और लोकतंत्र कब अच्छा है? जब लोगों की सुरक्षा प्रदान करें, जब लोगों में सुरक्षा का भाव प्रदान करें, तब जाके लोकतंत्र अच्छा होता है। और वो सुरक्षा का भाव कब मिलेगा हमको? किसके माध्यम से मिलेगा? तो वो है मूल अधिकारों के माध्यम से। इसलिए
लोकतंत्र का आधार स्तंभ। जो मूल अधिकार होते हैं वो लोकतंत्र के आधार स्तंभों में से होते हैं। कैसे हैं? क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। अब जनता का शासन कब होगा? जब उनको सुरक्षा मिलेगी, उनको उनके अधिकार मिलेंगे। और वो अधिकार किसके माध्यम से मिलते हैं? मूल अधिकारों के माध्यम से मिलते हैं। इसलिए लोकतंत्र का आधार स्तंभ है क्या? मूल अधिकार। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चार, हालांकि अन्य विशेषता है, अन्य महत्व भी है, लेकिन हमें उनसे लेना देना नहीं है, हमें बस ये चार ही काफी है। अब आगे बात करते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार भारत के संविधान में भाग 3 में संकलित किए गए हैं। क्या किए गए हैं? हालांकि इसमें कुल 23 अनुच्छेद हैं। मूल अधिकार से संबंधित कुल कितने अनुच्छेद हैं? 23 अनुच्छेद हैं। और ये कौन कौन से हैं, कितने से हैं? ये 12 से लेकर 23 व 32 से 35 तक के जो अनुच्छेद है, ये हमारे मूल अधिकार। ये क्या है? ये हमारे मूल अधिकार है। अब मूल अधिकार कितने मिले हैं, अब वर्तमान में कितने हैं? तो इनके संबंध कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था, तब उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से थे। और तो सबसे पहला है हमारा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5 है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। 6 हमारा है, हालांकि संपत्ति का अधिकार उसको समाप्त कर दिया है। उसके बाद हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और उसको साथ में हम लिख देते हैं संपत्ति का अधिकार। तो इस प्रकार हमारे मूल संविधान में, ध्यान देना, ये जो अनुच्छेद है, ये अधिकार है, ये मूल संविधान को प्रदान किए गए थे। लेकिन 44 में जो संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ तो 1978 में था और लागू 79 में हुआ था। तो
44वें संविधान संशोधन 1978 और 79 में लागू के द्वारा हमारा जो संपत्ति का अधिकार था उस संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब ये केवल कानूनी अधिकार रह गया है। अब ये केवल कैसा अधिकार रह गया है? केवल कानूनी अधिकार रह गया है। एक बार पुनः देखिए कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ये हमारे वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। अब इनके अनुच्छेदों को हम देखते हैं कि कितने कितने अनुच्छेद में कौन कौन से में क्या है। तो अनुच्छेद 14 से लेकर, ध्यान रखना, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक का उल्लेख समानता, अनुच्छेदों में समानता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिए, समानता का जो अधिकार है, इस अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 नंबर तक के अनुच्छेद में किया गया है। स्वतंत्रता का है, इसमें कितने हैं? 4। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का अनुच्छेद है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के अनुच्छेद है। उन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तीसरे नंबर पे आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 और 24 ये 2 अनुच्छेदों में शोषण, कौन कौन सा शोषण होता है, किस किस प्रकार से हमारा संविधान हम पर हो रहे शोषणों का प्रतिकार कर सकता है, या संविधान के अनुच्छेदों के माध्यम से किस प्रकार हम उनको रोक सकते हैं, न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो इनका उल्लेख हमें 23 और 24 अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता हमारी क्या है, किस हद तक है, किस क्षेत्र में हमें अधिकार मिले हैं धार्मिक स्वतंत्रता, 25 से 28 अनुच्छेद तक। मान लीजिए 25, 26, 27, 28 इन 4 अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। ये हमारे 29 और 30, 29 और 30 ये हमारे संस्कृति, शिक्षा, क्योंकि विशेष भारत में अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग समुदाय है, अलग अलग संस्कृति है। तो प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक समुदाय को अपनी संस्कृति के अनुसार जो राष्ट्र की एकता अखंडता में बाधक न हो तब तक उनको किस प्रकार से अपनाया जा सकता है, उनका पालन कर सकते, किस प्रकार स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। तो उनका उल्लेख अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद जो हमारा 6 नंबर के संवैधानिक संपत्ति का अधिकार था वो समाप्त कर दिया था। और उसके बाद अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार के रूप में 32वां नंबर का जो अनुच्छेद है उसका उल्लेख किए गए हैं। 32, 33, 34, 35 इस प्रकार से आगे के हैं संवैधानिक उपचारों को इस प्रकार से उल्लेख किया जाता है। तो ये हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकार है। समानता 14 से 18 है, स्वतंत्रता है 19 से 22 है, शोषण के विरुद्ध 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है 32-30 और उसके बाद संवैधानिक उपचार 32 से 35 प्रकार से उनका सभी का उल्लेख किया गया है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। और इन अधिकारों के माध्यम से भारत का नागरिक एक स्वतंत्र नागरिक माना जाता है। उसे हर प्रकार के वो अधिकार प्राप्त है जो उसे होने चाहिए। संवैधानिक रूप से किसी जाति, वर्ग, किसी समुदाय को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन जीने के लिए, अपने धर्म की मान्यता परंपरा को अपनाने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए हर प्रकार और संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो ये हमारे मूल अधिकार है। अब इनके अंदर क्या क्या है, तो सबसे पहले हम सब पढ़ते हैं समानता का अधिकार। पहला कौन सा है? ध्यान दीजिए, जो ये मौलिक अधिकार है ये न केवल तुम्हारे सिलेबस
पाठ्यक्रम में तुम्हारे काम के हैं, बल्कि आने वाले जो आगे की कंपटीशन परीक्षाएं हैं, प्रतियोगिता की जो परीक्षाएं हैं, प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, उन सभी में आपको इनका अध्ययन करना पड़ेगा और विशेष तौर से करना पड़ेगा। ये आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, ये जीवन भर। ये आपको प्रारंभिक कक्षाओं में 8 कक्षा 8 7 9 से ही इनको बताना का प्रारंभ भूमिका चालू हो जाती है, और जब तक आप जीवित हो इनका प्रयोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समानता का अधिकार। समानता से स्पष्ट हो रहा है कि समान कि भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है। क्या प्रदान की गई है? भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता प्रदान की गई है। ध्यान देना, कानून के तहत सभी व्यक्ति को समानता प्रदान की गई है। अब कैसे है? ये किसी रोजगार प्राप्त कर सकता है, सामाजिक परिस्थितियां है, सामाजिक जीवन है, उसको हर प्रकार से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और इनका उल्लेख हमने पहले पढ़ा है, अनुच्छेद 14 से 18 तक का उल्लेख किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 14 के अनुसार, अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या है? तो देखेंगे कि कानून के समक्ष समानता, यानी भारत का जो व्यक्ति है उसको अनुच्छेद 14 के तहत हर व्यक्ति को कानून की दृष्टि से समान माना जाएगा। ये नहीं है कि किसी व्यक्ति ऊंचे पद का है, किसी व्यक्ति नीचे जाति का है। हालांकि हमारे यहाँ में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, किसी को आरक्षित किया गया है, किसी को किस प्रकार से किया गया है, किसी को पद दिया गया है, लेकिन न्यायिक रूप में, संवैधानिक रूप में प्रत्येक भारतीय को समान अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? मैं संक्षिप्त में समझा रहा हूं क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। तो देखिए अनुच्छेद 15 में क्या है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो देखिए धर्म, अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? आप मौखिक रूप से सुन लीजिए कि अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि देश के जितने भी नागरिक हैं, देश का जो सभी नागरिक है, उन नागरिकों को नौकरी प्राप्त करने के आधार पर या किसी अन्य प्रकार से कार्य के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया सकता, या किसी जाति, किसी रंग, वेशभूषा, क्षेत्र के ये राजस्थानी है, ये गुजराती है, ये अमुक राज्य का है, अलग अलग राज्यों के आधार पर, उसके आकार के आधार पर, उसकी जाति किसी वर्ग के आधार पर उसको रोका नहीं जा सकता। यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं किसी प्रकार से कहीं भी रोजगार प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत किया गया है। यानी अनुच्छेद 17 के तहत किसी भी व्यक्ति को अछूत नहीं माना जा सकता है, किसी का ये भेदभाव नहीं किया सकता कि वो निम्न वर्ण का है, निम्न जाति का है। तो अनुच्छेद 17 के अनुसार व्यक्ति पर छुआछूत का भेदभाव नहीं किया सकता है। और अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत कर दिया गया है। यानी किसी व्यक्ति को जैसे पहले नाइट होने की उपाधि मिलती थी, केसरी हिंद की उपाधि प्रदान कर दी थी, किसी को राय की उपाधि दी जाती थी अंग्रेजों के समय में, तो वो सारी उपाधियों को स्वतंत्रता के साथ ही समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 के तहत किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जा सकती,
वो हाँ पद का नाम अवश्य हो सकता है, कोई लेफ्टिनेंट जनरल है, कोई प्रधानाचार्य है, कोई चपरासी है, कोई कलेक्टर है, ये बात अलग है, लेकिन ऐसी उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकता जो उसको समाज से अलग करती हो या उसको अलग प्रदर्शित अलग पद के रूप में उसको दिखाती हो। तो ऐसा भेदभाव नहीं किया जा सकता। हाँ, शैक्षिक जो उपाधियां है उनका उपयोग कर सकता है, जैसे कोई पीएचडी करके बैठा है तो डॉक्टरेट की डिग्री लगा सकता है, लेकिन वो डिग्री की है, उपाधि नहीं है उसकी। तो इस प्रकार से हमने समानता के बारे में पढ़ा है कि समानता में 14, 15, 16, 17 14, 15, 16, 17 और 18 इन अनुच्छेदों का प्रयोग किया गया है। 14 के अनुसार कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, मूल्य के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 के अनुसार व्यक्ति किसी प्रकार से कहीं भी नौकरी प्राप्त कर सकता है, रोजगार प्राप्त कर सकता है, उसको क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। और जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, भेदभाव है, उनका अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है और 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में हम देखते हैं समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। अगले जो अनुच्छेद है उनका उल्लेख मैं आगे के वीडियो में करूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।